तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो अर्जुन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 263 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लूफिन और थंडर गॉड के बीच में फाइट शुरू हो गई होती है। उस फाइट को करने के लिए वो केओटिक डायमेंशंस में आ चुके होते, मतलब ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर वाली जगह पे पहुंच चुके होते हैं। अब यहाँ पे लूफिन के सामने बहुत ही पावरफुल 9 अवतार्स आ चुके थे, जिसके कारण लूफिन को अपने स्टार टावर को लाना पड़ा था। लूफिन के पास कोई भी चॉइस नहीं होता है क्योंकि वो 9 स्ट्रेंज पावर काफी ज्यादा भयंकर होती है। लूफिन अपने पावर्स को एग्जॉर्ट नहीं कर पाता, इसलिए लूफिन जानता था कि बिना किसी सीक्रेट रेस की मदद के वो जरा सा भी थंडर एंसेस्टर से जीत नहीं सकता, उसको हार्म कर ही नहीं सकता। और जबकि ये हो गया तो लूफिन को स्टार टावर निकालना पड़ा, क्योंकि स्टार टावर के बिना लूफिन अपने ओपोनेंट से डील कर ही नहीं सकता है। जिसके साथ यहाँ पे दिखाया जाता है कि लूफिन उसमें छिप जाता, मतलब स्टार टावर के अंदर चला जाता है, जिससे कि वो 9 अटैक्स होते हैं वो नलीफाई हो जाते हैं। ऑफ कोर्स लूफिन हमेशा स्टार टावर में छिपा नहीं रह सकता है। अगर लूफिन काउंटर अटैक नहीं करता है तो ये एक लॉस माना जाएगा। उसको जीतने के लिए आपको कॉम्बैट में रहना होगा, तभी आप वहां पे बेट को जीत सकते हैं। आपको लड़ाई में अपर हैंड लाना ही पड़ेगा। अब थंडर एंसेस्टर जैसे ही 9 स्टोरी टावर को देखते हुए भी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लूफिन और एम्पर किंग के बीच में जो बैटल हुई थी उसके बारे में सुन रखा था, और साथ में वो 9 स्टोरी टावर के एग्जिस्टेंस के बारे में भी अच्छे से अवेयर हो चुके होते हैं। अब लूफिन थंडर एंसेस्टर से कहता है कि थंडर एंसेस्टर, ये गैम्बलिंग बैटल में मैं अपने सीक्रेट वे को ही लाकर यूज कर सकता हूँ, तभी मेरे जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब ये सुनकर थंडर एंसेस्टर हंसते हुए कहते हैं कि मैंने तुमसे सैकड़ों इरास ज़्यादा तक कल्टीवेट किया है, नेचुरल है कि मैं तुम्हें बुली करूँगा ही, इसलिए जो भी तुम्हें लाना है किसी भी सीक्रेट वे को यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें जरा सा भी अपर हैंड मिला तो मैं हार जाऊँगा। अब लूफिन भी उसे केयरफुल रहने को बोल देता है। इसके साथ वहां पे इंस्टेंटली लूफिन की बॉडी एंडलेस लेवल ऑफ वाटर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि हम जानते हैं ऑलरेडी ये कौन सी पावर है। लूफिन ने अपने एंडलेस ब्लड रिवर के बेसिक यूनिट लाइफ को बदल दिया होता है मल्टी क्लाउड क्रिएचर फॉर्म में, जिसके कारण उसकी जो ब्लड रिवर की पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लूफिन की एक्सटर्नल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। देखो लूफिन खुद ही अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है ब्लड रिवर में, मतलब वही लूफिन का ही बॉडी लिक्विड बन के उतना सब कांड करता है, जिसके साथ वहां पे ब्लड अपना थंडर एंसेस्टर उसी ब्लड रिवर के अंदर पूरी तरह से निगल लिया जाता है। मतलब वहां पे एक डायमेंशन, एक अलग ही केज बन चुकी होती है। अब यहाँ पे थंडर एंसेस्टर भी उस ब्लड रिवर की पावर्स को सेंस कर पा रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, और वो ब्लड रिवर अपने थंडर एंसेस्टर को इम्प्रिजन करने की कोशिश करने लगती है। इसके साथ दिखाया जाता है कि वो ब्लड रिवर उसके बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करती है ताकि उसको अंदर से खोखला कर सके, लेकिन कुछ नहीं होता है। अपना थंडर एंसेस्टर वहाँ पे खड़ा ही रहता है, जरा सा भी मूव नहीं करता। वहाँ पे उसके चारों तरफ इनविजिबल फोर्स आ जाती है जो सर्कुलेट होने लगती है, जो कि लूफिन के ब्लड रिवर के पावर्स को उसको टच भी नहीं करने दे रही होती है। उसकी फिजिकी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो चुकी थी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसको पेनिट्रेट या फिर हिला भी नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ पर लूफिन ने इसी पावर से एक दफ़ा सिंगल हैंडली ओवर पावर कर दिया होता है 8 एम्पेयर्स के कंबाइंड फोर्सेस को। उस समय लूफिन की पावर्स दिखाया तो काफी ज्यादा होती है। उस समय लूफिन की जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो सिर्फ 24 लाइफ फॉर्म्स की जितनी होती है, जैसे कि लूफिन अभी बाद में बदलकर मल्टी क्लाउड क्रिएचर्स फॉर्म में ले आता है, जो कि काफी ज्यादा रियलम में इंप्रूवमेंट दिखाई जाती है। मतलब कि काफी ज्यादा लूफिन ने इंप्रूव कर दिया होता है। अब थंडर एंसेस्टर भी इस पावर को देखकर कहता है इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर लूफिन के ब्लड रिवर के साथ मानो बच्चे जैसा खेल रहा होता है, अपने हाथों को बाहर निकालता है और ब्लड रिवर के बीच में कह सकते हो कि फ्लो कराता है ना, पानी में आप हाथ डालते हो तो हाथों से पानी गुजर जाता है, वैसा ही वो करने लगता है। जिसके साथ ही वहाँ पे ब्लड रिवर पूरी तरह से कांपने लगता है और बहुत ही वेरियस प्लेसेस से ब्लड रिवर एक्सप्लोड होना शुरू हो जाती है। समझ लो कि आपने रिवर के अंदर हाथ डाला और वहाँ पे रिवर के अंदर धमाका होना शुरू हो गया। सेम टू सेम यहाँ पे सिचुएशन हो रहा था।
अब ये देखकर लूफी भी अपने एंडलेस ब्लड रिवर को ट्रांसफॉर्म करता है, उसी के साथ अपने स्टार टावर का यूज करके अपने किलिंग मूव को एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि लूफी ने अपने ऑलरेडी आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को खो रखा था। और ये भी बताया जाता है कि जब लूफी को आई ऑफ लाइफ एंड डेथ मिल चुका था तो उसको ब्लड कलर क्रिस्टल जो कि वही स्टार टावर्स के अंदर मौजूद थे उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद की, मतलब उसे काफ़ी अच्छे से वो समझ गया होता है। फाइनली वो अपने ऑफ लाइफ एंड डेथ उसको सीख गया होता, मतलब आपने देखा कि कैसे लूफी ने 9 ब्रांच सीक्रेट टेक्निक को सीख गया होता है और उसी से लूफी ने अपने एक सीक्रेट टेक्निक को बनाया होता है जिसे मेटियोर का नाम दिया गया होता है। अब दिखाया जाता कि वह अपने लूफी वही स्टार टावर के सीक्रेट पैटर्न्स को यूज करने लगता है, वो अपने इस मेटियोर को और भी टेरिफाइंग लेवल तक ले जाता है और बूम वहाँ पे स्टार टावर एक मेटियोर की तरह उस कॉस्मिक सी में चलने लगता है, मतलब कि अपना पूरा का पूरा स्टार टावर से ही अपना लूफी थंडर गॉड के ऊपर दे पटक मारता है। यहाँ पे दिखाया जाता कि जैसे ही लूफी ये चाल चलता है थंडर एंचेस्टर यानफेंग एंचेस्टर जो कि इन सारे सीन को देख रहे होते हैं उनके चेहरे पूरी तरह से बदल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बना रखा था, उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े कांड होते देख रखे थे और इस मोमेंट पे वो स्टार टावर को जब देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कॉस्मिक सी के अंदर एंडलेस क्रॉसिंग मेटियोर आ रहा है और वहाँ का जो समय होता है वो बिल्कुल रुक चुका होता है, मतलब पूरी तरह से स्टॉप हो चुका होता है, मतलब बाहर के लोगों के लिए अभी उनके लिए चल रहा होता है, नहीं तो लूफी ने स्टॉप करके उन सबको ऐसे ही नहीं धुल चुका होता। अब यहाँ पे जो स्पेस और टाइम होता है वो पूरी तरह से सेपरेट हो चुका होता है अपने ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के वर्ल्ड से और इस मोमेंट पे स्टार टावर एक इंडिस्ट्रक्टिबल की तरह लग रहा होता है। थंडर एंचेस्टर इस स्ट्राइक को भी रोक नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इसको देख लिया था कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब जो स्टार टावर होता है वो उसी मिटियोर की तरफ उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसके साथ ही थंडर एंचेस्टर उस पर हिट ले लेता है, मतलब उससे आके टकरा जाता है, मतलब उसकी बॉडी से नहीं टकराता, उसके चारों तरफ जो ऑरा होती है उससे टकराती है, जिसके कारण उसकी जो टावरिंग बॉडी होती है वो भी कुछ कदम पीछे हो जाती है। मतलब देख रहे हो लूफी अपने इस पावर से उसको थोड़े कदम पीछे कर दिया, जो कि बड़ी बात नहीं यार, अपना लूफी अपने मेटियोर टेक्निक से उसको मारा लेकिन फिर भी उसे 2-3 कदम ही पीछे होने पे मजबूर कर पाया। दिखाया जाता है कि जो पावर्स होती है वो असल में उसके स्ट्रेंथ और साथ में स्टार टावर के भी स्ट्रेंथ को बाइंड करने लगती है और स्टार टावर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट हो चुकी होती है और दोनों की पावर इक्वल थी तो ज़्यादा खासा फर्क नहीं होता। अब इस मोमेंट पे थंडर एंचेस्टर को भी ये एहसास हो जाता है कि जो स्टार टावर है वो बहुत ही पावरफुल सीक्रेट वेयर है, जरूर ये कोई टॉप टायर सीक्रेट वेयर्स में से एक होगा, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता होता है और क्या था कि ये जरूर यहाँ पे टाइम को स्टॉप कर दिया है, यहाँ के स्पेस को भी सेपरेट कर दिया और साथ में यहाँ के मैटर को भी कंडेंस कर चुका है और ये तो इंडिस्ट्रक्टिबल भी बन चुका है। ये जरूर युवान ने ही फोर्ज किया होगा और या फिर किसी और ने फोर्ज कर रखा होगा, जो कि काफी ज्यादा प्रीशियस सीक्रेट ट्रेजर से। यानफेंग एंचेस्टर भी सेम यही सोचता और क्या होता है कि आखिरकार इतने बड़े डिफरेंस के बाद भी यहाँ पर अपना जो लीडिंग है जो कि थंडर एंचेस्टर है वो अपने एक सीक्रेट जो सामने गैलेक्सी लॉर्ड है वो अपने सीक्रेट से उसको पीछे करने में कामयाब हो पाया। ये जरूर कोई ऐसा ही ट्रेजर होगा जो कि 100,000 रिवॉर्ड पॉइंट से ज़्यादा होंगे, जिसे कि अपना ये गैलेक्सी मोनार्स ने इन्फिनाइट स्पेस से निकाला होगा, जिसके साथ यहाँ पे यही सब वो सब सोचने लगते हैं। अब थंडर एंचेस्टर इस पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं और साथ में वहाँ पे थंडर एंचेस्टर मतलब और भी फिगर्स होते हैं वो सभी वहाँ पे देख रहे होते हैं। अब जैसे ही थंडर एंचेस्टर हंसता है वहाँ पे 4 डायरेक्शंस में थंडर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और थंडर एंचेस्टर वहाँ पे अपने 8 क्लोन्स को अपीयर करता है, मतलब टोटल में 9 थंडर एंचेस्टर आ चुके होते हैं। ये 9 थंडर एंचेस्टर नेचुरली मिलकर एक ह्यूज फॉर्मेशंस का निर्माण करने लगते हैं। ये फॉर्मेशंस में ऑपरेशंस होते हैं जिनमें कि आराम से पावर्स होती है कि वो टाइम स्पेस मैटर लाइफ और कई अदर ग्रेट डाउस को सप्रेस कर सकते हैं, मतलब इन सब की पावर्स इतनी है कि वो टाइम को स्टॉप कर सकते हैं, स्पेस में दरार डाल सकते हैं, मतलब यार कुछ भी कर सकते हैं ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में। अब लूफी अपने आप को जो
जो ब्लड रिवर में ट्रांसफॉर्म कर रखा था वो भी शांत हो चुका होता है, क्योंकि लू फेंग ने अभी स्टार टावर्स का यूज करके अपने मीटियोर अटैक से अटैक किया होता है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहां पर जो थंडर गॉड होते हैं, जो थंडर एंसेस्टर होता है, मान लो ऐसा सिचुएशन था, लू फेंग एक तरफ है तो थंडर एंसेस्टर एक तरफ है, लू फेंग अपने वही स्टार टावर से उस पर मार रहा होता है, तो जो थंडर एंसेस्टर होता है जिसके भी 9 क्लोन्स होते हैं वो वहां पे फॉर्मेशंस को बना लिए होते हैं, जो फॉर्मेशन सील की तरह काम आ रहे होते हैं। लू फेंग अपने स्टार टावर्स का यूज करके उन सील को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, ताकि उन सील को तोड़कर अपने थंडर एंसेस्टर के ऊपर अटैक किया जा सके, तभी वो जख्मी हो सकते हैं। जब तक कि लू फेंग उनके फॉर्मेशंस को ना तोड़ेगा, लू फेंग उसको हरा ही नहीं सकता है। उसके साथ यही सारी चीजें हो रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो सप्रेशन लगी हुई थी वो स्टार टावर्स की पावर काफी नहीं कर पाती, स्टार टावर उसके फॉर्मेशंस को तोड़ नहीं पाती, जिसके साथ हमें यहाँ पे थंडर एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी अपने फॉर्मेशंस को बरकरार किए हुए होते हैं। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं बिना किसी सीक्रेट के यूज किए इस 9 स्टोरी टावर को सप्रेस नहीं कर सकता। मतलब ये भी मान लेता है कि स्टार टावर सच में काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स हैं, और यहाँ पे वो ये सब सोच रहा था, लेकिन हमें उसकी आंखों को दिखाया जाता है जिनमें लालच भरी हुई थी, वो भी स्टार टावर पाने के इरादे में होता है कि कैसे भी करके उसे ये स्टार टावर मिल जाए, क्योंकि उसने बहुत लंबे अरसे से ऐसे ही एक ट्रेजर की खोज की होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये अच्छे से जानता था कि लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी कभी भी उसे ये अपॉर्चुनिटी देगा ही नहीं, वो कभी भी अपने इसी पगोड़ा को ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर लेकर जाएगा ही। जिसके साथ दिखाया जाता है कि थंडर एंसेस्टर भी वहाँ पे अपने हाथों को वेव करते हैं और वहाँ पे अपने एंशिएंट स्टोन पिलर्स को दूर फेंक देते हैं, मतलब स्टार टावर्स को वहाँ पे दूर कर देते हैं। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वहाँ मतलब वो स्टोन पिलर कोई और था, स्टार टावर कुछ होता है, जो स्टोन पिलर होता है वो उस इंटायर फॉर्मेशन का कोर बन जाता है। मतलब मान लो किसी सैक्रेड स्टोन की तरह वो स्टोन होता है जो कि फॉर्मेशंस को क्रिएट करती है। इसी के साथ वो फॉर्मेशंस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने लगते हैं और वहां पे और भी टेरिफाइंग सप्रेशंस आना चालू कर देते हैं। और इस मोमेंट पे लू फेंग कंप्लीटली सप्रेस हो चुका था, मतलब लू फेंग कुछ भी नहीं कर पाता। अल्दो स्टार टावर आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी वो उन फॉर्मेशंस को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया था और थंडर एंसेस्टर तक पहुंच ही नहीं पाता। जैसे कि मैंने आपको पिछले के सिचुएशन के बारे में बताया कि कैसे लू फेंग वहां पे अपने मीटियोर अटैक से, समझ लो एक अर्थ पे मीटियोर गिर रहा है, सेम टू सेम वैसा ही हो रहा था। थंडर एंसेस्टर पे अपना लू फेंग स्टार टावर से मीटियोर बरसा रहा होता है, लेकिन यार उसके फॉर्मेशंस को वो तोड़ ही नहीं पा रहा होता है। इसके साथ यान फेंग एंसेस्टर दूर से देखते हुए सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि इस बंदे ने तो अपने आप को, मतलब इस बंदे ने तो ली टियांग को एक सीक्रेट ट्रेल निकालने पे मजबूर कर दिया। मतलब जो उसने रोकने को किया होता है स्टोन पिलर, वो असल में उसका एक सीक्रेट ट्रेल होता है। और बताया जाता है कि थंडर एंसेस्टर जो है ना वो एक सेमी ह्यूमन लाइफ फॉर्म का बंदा है और बिना किसी ट्रेजर्स के भी वो आराम से गैलेक्सी मोनार्क्स को सप्रेस करने की पावर्स को रखता है, ऐसा उसे लगा होता है। लेकिन इस टाइम उसे एक सीक्रेट ट्रेल निकालने पे फोर्स कर दिया होता है, जिससे आप समझ सकते हो कि स्टार टावर कितना है जहाँ यूनिक स्टार 9 स्टारी पगोड़ा होता है। जिसके साथ डी किंग भी इन सारे सीन को ऑब्जर्व कर रहा होता है और कहता है कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा बड़ा है। माना कि ये ब्रदर इन्हीं की जो 9 स्टोरी पगोड़ा है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं सकता। लेकिन इस बंदे ने थंडर एंसेस्टर को अपने एक सीक्रेट ट्रेल निकालने पे मजबूर कर दिया। ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी। अब थंडर एंसेस्टर उसको रोकते हुए क्या था कि इन्हें क्या तुम्हारे पास कोई और ट्रिक्स बची हुई है? अगर नहीं तो तुम्हें यहाँ पे हार मान लेना चाहिए, क्योंकि अब तुम कुछ नहीं कर सकते। जिसको देखकर अपना लू फेंग अपने आप को फिर से अपने बॉडी को क्रिएट करता है और थंडर एंसेस्टर की तरफ ग्रेट एडमिरेशन की तरह देखने लगता। मतलब उसे भी समझ में आ जाता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। वो बंदा कहता है थंडर एंसेस्टर तुम्हारा रियलम तो सच में मुझसे ज्यादा ऊपर है, लेकिन लगता है कि मुझे अब अपने फॉरबिडन टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। तो ये सुनकर वो हैरान तो होता है, लेकिन हंसते हुए कहता है कि क्या फॉरबिडन टेक्निक, तो चलो उसको भी यूज करो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम किस फॉरबिडन टेक्निक को यूज करोगे। अब लू फेंग भी हामी भरता और एक ही सिंगल थॉट में वो स्टार
टावर के अंदर एंटर कर लेता है, जिसके साथ लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को अपने फोरहेड पे फिर से ओपन करता है। मतलब कह सकते हो कि लू फेंग अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिसके साथ वह स्टार टावर के इनर एज में झांकने लगता है और हमें वहां पे 12 कलर ब्लड रेड स्केल्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि लू फेंग की नजरों में ही होता है। और वहां पे कोई भी शेयर नहीं होता है वीकनेस का, और वहां पे सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन भरी हुई होती है। वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट और पावरफुल भी लग रही होती हैं। साथ में हमें ये भी बताया था कि यहाँ पे लू फेंग उसके वाइटैलिटी को देख पा रहा होता है। हमें ये बताया जाता कि काफ़ी लंबे अरसे पहले लू फेंग ने ऑलरेडी उन ब्लड स्केल्स को कंट्रोल करने की कोशिश की होती है, उसको समझने की कोशिश की होती है, लेकिन वो नाकामयाब हो पाया था। जिसके साथ लू फेंग कहता कि अल्दो मैंने इसको उतना नहीं समझा है, लेकिन फिर भी मेरे पास आई ऑफ लाइफ एंड डेथ थी, जिसकी मदद से मैं इस ब्लड कलर स्किल्स के कुछ पावर को, कुछ फैक्शंस के पावर्स को हार्नेस कर सकता हूं, ताकि मैं इसका यूज करके अटैक कर सकूं। जिसके साथ लू फेंग अपने ऑब्जर्वेशंस को उन सारे सीक्रेट पैटर्न्स की तरफ देखने लगता है, और इसी के साथ वह स्टार टावर्स के अंदर के जो डीपर रीजन होते हैं उन सबको एक्टिवेट कर देता है। प्रीवियसली लू फेंग उन सबको एक्टिवेट नहीं कर पाता, सिर्फ वो उन सीक्रेट पैटर्न्स को ही समझ पा रहा होता है, लेकिन लू फेंग अभी करने में कामयाब हो गया होता है। अल्दो वो लू फेंग उसके डीपर हिस्से को नहीं कंट्रोल कर पाता, लेकिन फिर भी वो ऊपर ऊपर के जो सीक्रेट पैटर्न्स होते हैं उन सबको वो कंट्रोल कर पा रहा होता है। और लू फेंग अभी उन सब के वाइटैलिटी को भी देख पाता, जो कि काफी ज्यादा होती है। और काउंटलेस अटेम्प्ट के बाद लू फेंग ने फाइनली ये फिगर कर लिया होता कि आखिर इस पावर को हार्नेस कैसे किया जाए, और इसलिए यही एक कारण था कि लू फेंग ने थंडर एंसेस्टर को फाइट में हराने के लिए बेट लगाया होता है। वरना लू फेंग के पास पावर नहीं थी कि वो अपने थंडर एंसेस्टर को हरा सके। जिसके साथ लू फेंग अपने पावर को एक्टिवेट करता है, बस वहां पे एक टेरिफाइंग मूवमेंट होना शुरू हो जाती है, और जो ब्लड रेड होती है वो वहां पे निकलना शुरू हो जाती है, और पूरे के पूरे स्टार टावर को इन्फेक्ट करना शुरू कर देती है। मान लो ये वायरस की तरह थी, जो कि पूरे के पूरे स्टार टावर्स को बदलना शुरू कर देती है, वेनम की तरह उसके बॉडीज को बदलना शुरू कर देती है। पूरा का पूरा स्टार टावर ही ब्लड रेड स्केल्स में गिर जाता है, और वो एक ब्लड रेड पगोड़ा में बनने लगता है। अब जैसे ही थंडर एंसेस्टर यान फेंग एंसेस्टर वहां पे 9 स्टोरी पगोड़ा के कलर को चेंज होते हुए देखते हैं, मानो उनके दिल में भी थोड़ी सी वो कह सकता हूँ डर वाली फीलिंग वो आने लग जाती है। मतलब कह सकते वो एहसास, वो सेंसेशन होती है, जो कि आपके सामने कोई टेरिफाइंग बीइंग अपीयर होता है। सेम टू सेम वैसा ही एहसास उनके सामने होने लगता है, जिसको देखकर थंडर एंसेस्टर कहते कि मैंने सुना है कि जो 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट से ऊपर के बने होते हैं जितने भी ड्रेस, उन्हें वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ के मटेरियल से बनाया जाता है। कुछ को तो ह्यूमन एंसेस्टर के मटेरियल से भी यूज करके बनाया जाता है। और थंडर एंसेस्टर अभी करंटली स्टार टावर की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी उसके अंदर से काफी टेरिफाइंग ऑरा निकल रही थी, जो कि इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि केज वर्ल्ड के बाहर के एग्जिस्टेंस होते हैं उन जैसे खतरनाक होते हैं। मतलब करंट ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, इतना खतरनाक चीज उन्होंने कभी ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में देखा ही नहीं था, जितना वो पावर्स अपनी ऑरा रिलीज कर रहा था। इसे देखकर यहाँ पे वो सब कहता कि ये तो सच में बहुत बहुत पावरफुल ट्रेजर से। लेकिन इसी के साथ लू फेंग उसको कंट्रोल करता और कहता है जा। इसके साथ स्टार टावर फिर से उस कॉस्मिक सी में ट्रैवल करना शुरू हो जाता है, और हर एक जगह वो जहाँ जाता है वहां का जितना भी चीज होती है रास्ते में हर एक चीज डिस्ट्रॉय होता है। स्पेस को ले लो, टाइम को ले लो, फॉर्मेशंस को ले लो, हर एक चीज टूटने बिखरने लगती है। अपने थंडर एंसेस्टर की वो फॉर्मेशंस होती है वो भी टूटना बिखरना शुरू हो जाती है, और एक ही झटके में दिखाया जाता है कि वो थंडर एंसेस्टर के ट्रू बॉडी को हिट कर देती है, स्ट्रक कर देती है, जिसके कारण अपनी जो थंडर एंसेस्टर होता है उसे भी भागना पड़ता है। मतलब यहाँ पे लू फेंग की पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो अभी उसको पीछे हटने पे मजबूर कर देता है, और यहाँ पे वो थंडर एंसेस्टर वो भी होल्ड बैक नहीं करता, और अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल फॉर्मेशन जो कि थंडर वो 10 अल्टीमेट ग्रेट फॉर्मेशन होता है उसको निकाल लेता है।
और बताया जाता है कि वो एक ऑरिजिन वर्ल्ड का प्रैक्टिशनर था, इसलिए अगर उसकी जो क्लोन जो कि बाहर घूम रही है वो मारी भी क्यों ना गई तो वो अपने पास से फिर से क्लोन बनाकर बाहर भेज सकता है। इसलिए वो अपने ऑरिजिन वर्ल्ड के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस ट्रेजर्स को अपने पास ही रखता था, ताकि वो ज़रूरत आने पे जब उसका बाहर का क्लोन मरे तो फिर से अपने क्लोन्स को बनाकर भेजे, जिसके साथ वो अपने कुछ ट्रेजर्स को भेज सके। एग्जाम्पल के रूप में अभी जो उसका जो मोस्ट पावरफुल थंडर वर्ल्ड 10,000 फॉर्मेशंस था वो उसके पास टोटल 2 सेट्स मौजूद थे। एक तो वो अभी ऑरिजिन वर्ल्ड के अंदर रखा हुआ है और दूसरा अपने बाहर की दुनिया में भेजने वाले क्लोन को दे रखा होता है। और इस मोमेंट पे वो लू फेंग की पावर्स को देखकर समझ गया होता है कि मुझे केयरलेस नहीं होना है, मुझे हर एक चीज़ दांव पे लगा देनी है। और वो पहले भी ये कभी नहीं सोचा था कि उसे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर रह के अपने सबसे मोस्ट पावरफुल फॉर्मेशंस का यूज करना पड़ेगा, कोई उसको फोर्स भी कर पाएगा। इसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे 10 फिगर कंडेंस होना शुरू हो जाती हैं और सभी 10 फिंगर्स उस फॉर्मेशंस को कंट्रोल करना शुरू करती है और जो 10 डायरेक्शन ग्रेड फॉर्मेशंस होती हैं वो एक साथ मर्ज होकर एक थंडर वर्ल्ड को बना देती है। मान लो ये वैसा ही सीन है जैसे आप अर्थ को देख लो, अर्थ के कोर में अपना थंडर गॉड मौजूद होता है और उसके ऊपर जो क्लस्ट मेंटल ये सब होते हैं एटमॉस्फेयर, वो सभी फॉर्मेशंस के रूप में उसको कवर कर लेती है और थंडर एंसेस्टर मान लो एक डोमेन के अंदर अपने आप को छिपा लेता है। अब यहाँ पे थंडर एंसेस्टर की अपने ऑपरेशन रूल्स होते हैं जो कि फॉरेन पावर को सप्रेस कर सकती थी, जिसके साथ वो अपने पावर्स का यूज करके स्टार टावर को सप्रेस करना शुरू कर देता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार टावर वो ऐसा ट्रेजर है जो कि दूसरों को सप्रेस करता है, वो कभी भी खुद सप्रेस नहीं होने देता। स्टार टावर की एक पावर में से अटैक भी है, लेकिन उसकी दूसरी पावर्स में से उसकी सप्रेशन की पावर भी आती है, लेकिन आगे बढ़ने लगती है। लू फेंग का स्टार टावर जो कि ब्लडी रेड स्केल से घिरा हुआ होता है वो पूरी तरह से तब्दील हो चुका था। वो अपने थंडर एंसेस्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, उससे टकराने लगता है, उसके फॉर्मेशंस को फोर्सफुली पेनिट्रेट करना शुरू कर देता है और वहाँ पे वो उसके फॉर्मेशंस को तोड़ने लगता है। और यहाँ पे जो 10 डायरेक्शन ग्रेड फॉर्मेशन होती है वो किसी मेज की तरह होती है, किसी भूल भुलैया की तरह होती है। लू फेंग अपने स्टार टावर का यूज करके उस पर अटैक करता है, एक एक करके उसके ग्रैंड फॉर्मेशंस को तोड़ने लगता है, लेकिन फिर भी वो थंडर एंसेस्टर को छू नहीं पाता। मतलब कि यार ये समझ लो कि आप किसी भूल भुलैये में हो और वहां पे आप अपने आप को छिपा कर रखे हुए हो। अब आप एक रास्ते को पूरी तरह से क्लियर कर लो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसको ढूंढ ही लोगे। सेम टू सेम ऐसा ही था, लू फेंग उसके फॉर्मेशंस को तोड़ते जा रहा होता, लेकिन फिर भी वो थंडर एंसेस्टर की बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाता। अब लू फेंग क्या था कि हमारे बीच के अंदर का रियलम काफी ज्यादा ग्रेट है, स्टार टावर भर ही बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन वो ओपोनेंट को रीच ही नहीं कर सकती, जिसके साथ लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को वहां पे यूज करता है और वहां के कमजोरियों को ढूंढने लगता है। और बताया जाता है कि आई ऑफ लाइफ एंड डेथ के ऑब्जर्वेशंस में लू फेंग वहां पे स्पेस टाइम स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशंस को देख पाता, एनर्जी ऑपरेशंस को और साथ में 10 फॉर्मेशंस को भी देख पाता, उसको समझ रहा होता है। वहां पे लू फेंग को उसके अंदर कई सारे वीकनेसेस दिखते हैं, मतलब वैसी फॉर्मेशंस ऑपरेशंस के अंदर कई सारे वीकनेस दिख जाते हैं और लू फेंग को वहाँ पे एक दो नहीं बल्कि डजन्स में दिखते हैं। इसके साथ लू फेंग उसके वीकनेस पे अटैक करना शुरू कर देता है और वहाँ पे इमीडिएटली मूव करके उस पे अटैक करना शुरू करता है। स्टार टावर फ्लिकर होता है और एक ही इंस्टेंट में वो सारे वीक पॉइंट्स के फॉर्मेशंस को तोड़ना शुरू कर देता है और वो डीपली जाने लगता है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो एक एक करते तोड़ते तोड़ते फाइनली थंडर क्रैश जहाँ पे अपना थंडर एंसेस्टर थंडर वर्ल्ड के डीपेस्ट हिस्से में छिपा हुआ था उस पे जाके अटैक कर देता है और वहां पे थंडर एंसेस्टर समझ लो तो पीछे की तरफ घसीटता हुआ चला जाता है। आपने अभी एनिमेट हुए लेटेस्ट एपिसोड में देखा होगी कैसे लू फेंग के सामने एक E9 लेजर कैनन आ जाती है, लू फेंग कैसे लास्ट में घसीटता हुआ दीवार से टकराता हुआ पीछे चला जा रहा था। सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ पर भी ऐसी ही हुई थी। ये बंदा पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार ये मुमकिन कैसे है, आखिरकार वो मुझे ढूंढ कैसे सकता है, मैं तो एक भूल भुलैया में था, आखिरकार उसे पता कैसे चला मैं यहाँ पे हूँ। थंडर एंसेस्टर को विश्वास ही नहीं होता, अल्दो वो एक हिडन ब्लड लाइन का प्रैक्टिशनर था, लेकिन उसने भी
अपने फॉर्मेशंस को सेमी ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स जितनी लेवल तक की बनाई होती है, और ऐसे फॉर्मेशंस को बिना ऐसे पावर्स के बिना मतलब लूफेंग ने अपने स्टार टावर्स को कह सकते हो बड़ी आसानी से उसके फॉर्मेशंस को तोड़ दिया होता, जिस कारण वो और भी हैरान हो जाता कि ऐसे कोई कैसे तोड़ सकता है। इसी के साथ यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो फिर से अपने दूसरे थंडर वर्ल्ड में जाके छिपने की कोशिश करने लगता है ताकि वो अपने लूफिंग के स्टार टावर के प्रेशर से बच सके। लेकिन अभी लूफिंग उसके कमजोरियों को देख चुका था, अपने पावर्स को जान चुका होता है। लूफिंग फिर से उन सारे वीकनेसेस को ढूंढ कर उसको अटैक करना शुरू कर देता है और थंडर एंसेस्टर की बॉडी को स्ट्राइक करना शुरू कर देता है। मतलब सेम टू सेम ये कह सकता हो कि लूफिंग उसको ढूंढ कर उसके कांच को तोड़कर उसके घर में घुस के उसको मुक्का मार रहा हो। एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है, और वहां पे वो बार बार लगातार हिट होते जा रहा था। मतलब बंदा बच ही नहीं पा रहा होता है। और ओरिजिन कॉन्वेंट के पावर रिस्ट्रिक्शंस में कोई भी एक दूसरे को हार्म नहीं कर सकता था। मान लो अभी सेम टू सेम हालत अगर लूफेंग की होती तो लूफेंग पे अटैक होने के बावजूद भी लूफेंग जख्मी नहीं होता। लेकिन सेम टू सेम अभी यहाँ पे बात करें थंडर एंसेस्टर की तो उस पर भी अटैक होने के कारण वो जख्मी तो नहीं होता। ये बस गैम्बलिंग बैटल थी कि किसका अपर हैंड होने वाला है, जिसमें कि हमें साफ दिख रहा है कि लूफेंग का अपर हैंड हो रहा था। ये सिचुएशन काफी ज्यादा क्लियर हो जाती है। लूफेंग उसको बार बार पीट रहा होता, उसको काफी ज्यादा अपर हैंड मिल चुकी होती है और फाइनली थंडर एंसेस्टर क्या था कि मैं हार चुका हूं और वो अपने फॉर्मेशंस को हटा देता है। लूफेंग की तरह बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन से देख रहा होता है। उसने पहले सोचा था कि यहाँ पे गैलेक्सी लॉर्ड को जीतने में काफी कम चांसेस होंगे, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो हार जाएगा। उसके वी में उसे लगा था कि गैलेक्सी सॉवरेन्स की ट्रेजर पावरफुल तो है, लेकिन वो उसे हरा नहीं सकती, और वो इस बात से पूरी तरह से हैरान था कि एक जूनियर जो कि अभी ओरिजिन वर्ल्ड के बाहर भी नहीं गया है वो अपने ट्रेजर से मुझे सप्रेस कर सकता है। थंडर एंसेस्टर के मन में इमोशंस की लहर उठ पड़ती है। मतलब कि यार वो क्या है, वो इतना पावरफुल बंदा है इतने समय से, मतलब फर्स्ट इनकार्नेशन एरा से बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ईयर से वो जिंदा आ रहा है, लेकिन फिर भी वो एक जूनियर के हाथों से हार गया। वो कहता है कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जो पावर रिस्ट्रिक्शन से मैं और यानफेंग सेम लेवल में हैं, जहाँ पे एक को तो स्लाइट एडवांटेज मिलता है लेकिन जीत नहीं पाते थे, लेकिन ये बंदा यार क्या ही ये मारा है। अब लूफिंग भी क्या कहता है कि अगर मैं बाहर होता तो मुझे डर है कि यहाँ पे मैं आपसे फाइट बैक भी नहीं कर सकता था, मतलब मैं आपसे लड़ भी नहीं सकता। एक बंदा अकेले ही 10 को हरा सकता है। लूफिंग अपने और उनके बीच के गैप के बारे में अच्छे से जानता था। अगर लूफिंग के पास स्टार टावर नहीं होता तो यहाँ पे लूफिंग उनको हरा ही नहीं सकता था। लूफिंग इस पावर से अगर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर जाएगा तो उसका स्टार्टर ऑलरेडी छीन दिया जाएगा, जिसके साथ थंडर एंसेस्टर भी कहा था कि ठीक है तुम जीत चुके हो, मैं तुमसे हारना अफोर्ड करता हूं, लेकिन यार जो लैंड वो ने किया है मैं उसको पर्सनली हैंडल करूंगा। जिसके बाद वो वहां पे बोलकर वहां से निकल पड़ती है। मतलब कि क्या करेंगे वो लैंड लूओ जो कि वही सिनिस्टर था, क्या उसको मारेंगे अपने हाथों से या फिर नहीं, ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। चांस है कि वो उसको मार देंगे, क्योंकि यार वही होगा, क्योंकि लूफेंग के हाथों से वो हार चुके थे, उनकी भी प्राइड है। जिसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फाइनली लूफेंग सबसे पावरफुल बन चुका है। तो हम लोग ये देखने वाले आगे वाले एपिसोड में कि लूफेंग कब केज वर्ल्ड से बाहर निकलेगा, और आखिरकार मेन मिस्ट्री जो कि स्टार टावर के बारे में कि स्टार टावर यार इतना पावरफुल हो कैसे सकता है। माना अपना माउंटेन सिटिंग गेस्ट उसके अंदर कुछ बना रहा था तो उसके अंदर गोल्डन नाइट इंटर कर दी, लेकिन आखिरकार वो गोल्डन नाइट थी क्या गोल्डन नाइट यार अपना जो यूनिवर्स जो भी मल्टीवर्स मेगावर्स ओमनीवर्स बना है उसका जो कोर है वो है क्या? क्योंकि यार एक स्टार टावर का इतना पावरफुल हो बना कि अभी भी उसकी फुल पोटेंशियल हमें पता ही नहीं चली। ये तो हम लोग केज वर्ल्ड के बाहर निकलने के बाद देखेंगे कि यार उसकी ट्रू पोटेंशियल क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।